अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इंतहाई अहम खबर। यूएई ने पाकिस्तान से ज्यादा तवानाई न्यूक्लियर से हासिल करना शुरू कर दी है। यूएई ने अपना और अरब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट मुकम्मल कर लिया है, जो 5600 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 1400 मेगावाट सलाहियत के 4 न्यूक्लियर रिएक्टर मुकम्मल हुए हैं और इस वक्त ये यूएई की टोटल बिजली का 25% पैदा कर रहे हैं। यानी 1/4 बिजली अब यूएई अपने न्यूक्लियर सोर्स से हासिल कर रहा है, जो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। याद रहे, हम उस मुल्क का जिक्र कर रहे हैं जिसके पास दुनिया के 6th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। 107 बिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल है यूएई के पास। वो न्यूक्लियर पे शिफ्ट हुआ है। क्यों? दुनिया अब फॉसिल फ्यूल से यानी कोयले से, ऑयल से, गैस से दूर जा रही है और टारगेट ये है कि 2050 तक दुनिया में पैदा होने वाली 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी यानी न्यूक्लियर से, पानी से, हवा से, सूरज से हासिल की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है। हम उस मुल्क का जिक्र कर रहे हैं जो आज से सिर्फ 20 साल तक इंटरनेशनल मैप के ऊपर कहीं था ही नहीं न्यूक्लियर के अंदर। और मुआवजा हम कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जिन्होंने बहुत पहले न्यूक्लियर तवानाई की सोर्स हासिल कर लिए थे। हमने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1971 में मुकम्मल किया था, कैनप 1, जो 137 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता था। वो पावर प्लांट अपनी 50 साल उम्र मुकम्मल करके 2021 में रिटायर कर दिया गया है। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं, जिनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 3530 मेगावाट है। और अभी हमने एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन रखा हुआ है। वो हम लोग 2031 तक मुकम्मल कर पाएंगे। चाइना के ताउन से पिछले साल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की गई थी। वो 1200 मेगावाट का होगा। तो अगर वो ऐड भी कर लिया जाए तो 2031 तक हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत न्यूक्लियर सोर्स से 4730 मेगावाट होगी, जो फिर यूएई के इस एक पावर प्लांट से कम होगी। देखिए, हम लोगों ने टारगेट ये रखा था कि 2030 तक हम लोग 8800 मेगावाट न्यूक्लियर के सोर्स से हासिल करेंगे। फिर हमें जुनून चढ़ गया कि हम लोगों ने कोयले से बिजली पैदा करनी है। एक ऐसा मुल्क जिसकी यहाँ कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत इंतहाई कम थी। ऑल्दो हमारे पास कोयले के रिजर्व्स दुनिया के 5 बड़े रिजर्व्स में से आते हैं, जो कि लिग्नाइट कोल होता है, लेकिन हम लोगों ने न्यूक्लियर का सोर्स इसलिए छोड़ दिया, इस पर थोड़ी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। याद रहे, न्यूक्लियर का पावर प्लांट लगाते हुए उसकी कॉस्टिंग, उसका खर्चा शुरू में ज़्यादा होता है, लेकिन इसे चलाना बहुत सस्ता होता है क्योंकि इसका फ्यूल इंतहाई सस्ता होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इनमें से बिजली के 1 यूनिट पैदा करने के लिए हमें सिर्फ ₹1 का न्यूक्लियर फ्यूल डालना पड़ता है। ऑल्दो इनके वैसे कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हमें ₹17 कैपेसिटी पेमेंट्स और बैंकों का कर्जा सूद अदा जरूर करना पड़ता है, लेकिन मजमूई बिजली का 1 यूनिट ₹18 में न्यूक्लियर सोर्स से पैदा हो रहा है, जो कि इसकी निस्बत आरएलएनजी से कहीं सस्ता है। उसके कई सोर्सेज 50 यूनिट तक चले जाते हैं। इंपोर्टेड कोल से सस्ता है, जो कि 38, 40, ₹45 का यूनिट हमें देता है। तो न्यूक्लियर इस लिहाज से अच्छा है। फिर न्यूक्लियर के चंद दीगर फ़ायदे भी हैं। सबसे अहम और बड़ा फ़ायदा, इससे आप रेट एक रख सकते हैं। यानी न्यूक्लियर का एक दफ़ा आपने फ्यूल डाल दिया, 18 महीने तक आपके पावर प्लांट को रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है। और जितना फ्यूल आपने एक दफ़ा डाला उतना ही फ्यूल आप उसके साथ रिजर्व के तौर पर रख सकते हैं। यानी कि 36 महीने, 3 साल तक आपको पता है कि अब हम लोगों ने रेट नहीं बढ़ाना, हमने इतना फ्यूल एक जगह पर एक रेट पर ख़रीद लिया। तो ये जो ऑयल, गैस और कोल की इंटरनेशनल प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं, बढ़ती और कम होती रहती हैं, जिससे बार बार हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती हैं और हमें हुकूमत मुख्तलिफ मामलात में टीके लगाकर बिजली के बिल बढ़ाती है। तो वो इससे नहीं होता।
फिर इसका दूसरा फायदा ये होता है कि इस साल के 92% टाइम अवेलेबल होता है। गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, बहार हो, खज़ा हो, हर मौसम के अंदर न्यूक्लियर अवेलेबल है। विंड पावर प्लांट का इशू आप जानते ही, हवा ना हो चलता नहीं है, सूरज ना हो सोलर नहीं चलता, गर्मियों में पन बिजली ज़्यादा होती है, सर्दियों में चूँकि दरियाओं में पानी कम होता है तो पन बिजली हाइडल एनर्जी कम हो जाती है। तो ये उनकी निस्बत बहुत रिलायबल है। इसके साथ साथ इसका एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि न्यूक्लियर सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम पैदा होती है। अगर हम लोगों ने बिजली का 1 यूनिट कोयले से पैदा करना है तो 820 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है कोयला जलाकर बिजली पैदा करने से। इसी तरह गैस से बिजली हासिल करनी है तो 490 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है 1 यूनिट बिजली हासिल करने के लिए, जबकि न्यूक्लियर से बिजली हासिल करने पर सिर्फ 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर बड़ा फायदा है। यानी कोयले की निस्बत न्यूक्लियर से हम लोग 14 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके बिजली हासिल कर रहे हैं। और ये एक इंटरनेशनल मामला है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा मुल्क सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर तवानाई हासिल कर रहा है वो फ्रांस है, जो कुल बिजली का 63% न्यूक्लियर सोर्स से हासिल कर रहा है। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया की टोटल बिजली का 10% न्यूक्लियर से हासिल किया जा रहा है। इस वक्त दुनिया के 31 ममालिक के अंदर 408 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्टिव हैं और इनसे बिजली पैदा करने की सलाहियत 3,66,736 मेगावाट है। ये आखिरी फिगर पिछले साल अगस्त 2023 तक के हैं। उसके बाद ऐसा अपडेटेड फिगर हम तक पहुंचे नहीं। अब जैसे ही ये सलाहियत हासिल की है यूएई ने, और इसके ऊपर कोई $32 बिलियन लगाए हैं यूएई ने, और साउथ कोरिया की कंपनी के साथ उनका मुआहदा था कि वो ना सिर्फ ये पावर प्लांट लगाएगी बल्कि इसे ऑपरेशनल भी रखेगी, मेंटेन भी करेगी और फ्यूल भी सप्लाई करेगी। तो माहिरीन कहते हैं कि अगले 80 सालों के दौरान जो इन पावर प्लांट्स की उम्र है, साउथ कोरिया की वो कंपनी जिसने ये पावर प्लांट्स लगाए हैं वो $25 बिलियन कमाएगी यूएई से। याद रहे, हम ये कहते हुए नहीं थकते कि अरब ममालिक हमारे दोस्त हैं, यूएई हमारा दूसरा घर है, लेकिन यूएई को जब भी अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पेश आती है वो क्यों यूरोप की तरफ जाता है, अमेरिका की तरफ जाता है, या इस तरह के सफ़े अव्वल के ममालिक की तरफ जाता है? उसकी वजह यह है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए हैं। हमने, इंडिया ने अपने मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को सेटल नहीं किया, और यही वजह है कि हम लोग उस तरह दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी शुमार नहीं किए जाते जो कि अब टेक्नोलॉजी के मैदान में, आईटी के मैदान में, कंप्यूटर के मैदान में, इनोवेशंस के अंदर आगे हों। हाँ, इंडिया आईटी के मैदान में आगे है, लेकिन कोई नई चीज़ इनोवेट करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आईटी के प्रोफेशनल ज़्यादा हैं, आईटी का काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर को बहुत बड़ी इनोवेशंस हो रही हैं, तो माजरत के साथ ऐसा नहीं है। इन दोनों मुल्कों को चाहिए कि अब होश क्या खुल लें, 21वीं सदी आ गई है, दुनिया का वही मुल्क असल तरक्की करेगा जो टेक्नोलॉजी के मैदान में इनोवेशंस कर रहा होगा, नित नए मॉडल्स तैयार कर रहा होगा, नए गैजेट्स तैयार कर रहा होगा, नई चीज़ें लेकर आ रहा होगा। तभी जाकर दुनिया पर राज किया जा सकता है, अपने मुल्कों में गुर्बत ख़त्म की जा सकती है, बेरोज़गारी कम की जा सकती है, लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल दिया जा सकता है, और फिर ही हम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।